नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना करते हैं। अतः आज हम इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय यानी कि तलाश पाठ का अध्ययन करेंगे तथा नेहरू जी के विचारों का एक गहन अध्ययन भी करेंगे। यह अध्याय काफी बड़ा है छात्रों, इसलिए मैं इस पाठ को मात्र सारांश रूप में ही आपको समझाने का एक प्रयत्न करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। अध्याय 2 तलाश। इस अध्याय में नेहरू जी ने हमारे समक्ष 6 मुख्य बिंदुओं के जरिए अपनी इस खोज को यहाँ पे अंकित किया है। वह कहते हैं भारत के अतीत की झांकी के बारे में, नेहरू जी कहते हैं भारत की शक्ति और सीमा के बारे में, भारत की तलाश के बारे में वो हमसे बताएंगे, भारत माता के शब्दों का असली अर्थ क्या होता है, इस नारे का असली अर्थ क्या होता है, इस बारे में भी उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है इस अध्याय में, तथा भारत की विविधता और एकता, इस पर भी उन्होंने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही जन संस्कृति आखिर क्या होती है, इसके बारे में भी संक्षिप्त रूप में इस अध्याय में नेहरू जी ने हमें समझाने का भरसक प्रयत्न किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय के पहले भाग से। तलाश पहला भाग है, इसमें भारत के अतीत की झांकी। छात्रों, आपको ये बताना चाहूंगी कि यह पाठ बेहद बड़ा है, इसलिए कोशिश की है मैंने कि आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो ये देखिए, ये चैप्टर करीब पहला जो भाग है इसका वही करीब 4 पन्नों का है, परंतु उसको मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के अतीत की झांकी से। अब नेहरू जी यहाँ पे भारत के अतीत की झांकी की बात करते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि भारत का अतीत जो है वो बहुत विशाल है और उसको समझना बहुत जरूरी है और उसको जानने का वो यहाँ पे एक तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने बचपन से लेकर अब तक का पूरा विश्लेषण यहाँ पर करना चाहते हैं। पर जब वो भारत के अतीत की झांकी में झांकते हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिर भारत क्या है, इसकी अतीत की विशेषता क्या है, इसकी प्राचीन शक्ति कैसे खो गई, क्या अब यह शक्तिहीन हो चुका है, आज जनसंख्या के अलावा इसके पास क्या है, आधुनिक युग में उसका क्या स्थान है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे नेहरू जी के मन में आते हैं और वे जानना चाहते हैं भारत के विषय के बारे में, भारत को समझना चाहते हैं। ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि भारत जो है उनके खून में रचा बसा है। ठीक है, ऑब्वियसली वो यहीं पैदा हुए, भारत उनसे अलग तो है नहीं। तो वो भारत के बारे में अगर बहुत बेहतर रूप से समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो उनको एक आलोचक की दृष्टि से भारत को समझना होगा। आलोचक शब्द का अर्थ होता है एक क्रिटिक्स के रूप में। ठीक है, अगर आप उसे अपनी तरह से समझेंगे तो शायद भारत की वो तस्वीर वो यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो कहते हैं मैं इसे बाहरी आलोचक की तरह देखना चाहता हूँ। ठीक है, आगे नेहरू जी कहते हैं कि वे अतीत और वर्तमान के अवशेषों को भी नापसंद करते हैं। मतलब अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, जो भी उसके टुकड़े मिले हैं उनको वो बहुत अच्छे तरह से समझना चाहते हैं। उसके टुकड़ों से वो ज्यादा यहाँ पे खुश नजर नहीं आते हैं। ठीक है, नेहरू जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है वो है कि भारत का जो अतीत है, भारत का जो अतीत है वो बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, तो भारत का समृद्ध अतीत ही विरासत के रूप में हमें एक तरह से मिला है, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं, हमें उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी बिंदु को शुरू करते हुए वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताता हूँ। अब सिंधु घाटी सभ्यता हम सब जानते हैं, हमने कहीं ना कहीं इतिहास में इसको बहुत गहराई में पढ़ा है। तो यहाँ पे नेहरू जी सिंधु घाटी सभ्यता को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो सभ्यता है वो भारत के उत्तर पश्चिमी में पश्चिमी जगह पे इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, प्राचीन मतलब बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन वो कहते हैं ये बहुत ही विकसित सभ्यता मानी जाती है उस समय की भी। ठीक है,
आगे वो कहते हैं कि अस्तित्व में बने रहने का इनका कारण क्या था, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पूरी तरह से सभ्यता पूरी तरह से विकसित कैसे हो पाई। तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता पर नेहरू जी कहते हैं कि भारतीयों का प्रभाव या भारत से इसका जुड़ाव होना बहुत अधिक था, इसलिए शायद ये सभ्यता इतनी अधिक विकसित हो पाई। आगे नेहरू जी कहते हैं कि हाँ, और भी रीजन थे इसके, जैसे कि ये निरंतर परिवर्तनशील और विकासमान थी, मतलब ये कभी भी सभ्यता रुकी नहीं, जो भी इसके पास था ये हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करती रही थी। और साथ ही इसने फारस यानी कि फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, चाइना यानी कि चीन, अरब और मध्य एशिया से जो लोग आए थे उनको भी इसने आने दिया, उनके कारण भी इसमें कई परिवर्तन हुए और इसका विकास होता गया। ठीक है, भारत से प्रभावित रहा, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक आधार मजबूत के कारण वह हिला नहीं। तो हम देखते हैं कि भारत से तो वो प्रभावित रही, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उसका खुद का जो सांस्कृतिक आधार था, जो उसका खुद का जो कल्चर था, वो बहुत अधिक मजबूत था और इसीलिए वो शायद बिल्कुल भी हिल नहीं सकी, मतलब उस पर और दूसरी सभ्यताओं का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो नेहरू जी इसकी मजबूती का रहस्य जानना चाहते हैं, इसकी मजबूती का रहस्य क्या था। ओके, अब आगे नेहरू जी इस भाग में क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं भारत की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, उनके विचार क्या है सुनिए। वो यहाँ पे नेहरू जी हिमालय भ्रमण पे गए। अब हिमालय के बारे में बहुत सारी दंत कथाओं में हमें पढ़ने को मिलता है, बहुत सारे पुराने मिथक हमें पढ़ने को मिलते हैं। हिमालय का एक अपना ही अलग वजूद महत्व है हमारी दंत कथाओं में। ठीक है, अब इन कथाओं का प्रभाव किन पर पड़ा, कथाओं का प्रभाव लोगों के सोच विचार पर पड़ा और हमारे हिंदी साहित्य या कह लीजिए हमारे साहित्य पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। ठीक है, आगे नेहरू जी को क्या अगली चीज सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रभावित करती है, वह है कि नेहरू जी को कश्मीर से हमेशा एक अच्छा सा लगाव लगा रहता था। क्यों उन्हें बेहद लगाव था कश्मीर से, क्योंकि एक तो बात यह थी कि उनके पिता कश्मीरी पंडित थे और ऑब्वियस सी बात है कि नेहरू जी का बचपन भी वहीं बीता था। तो नेहरू जी कश्मीर से अपने आप को जुड़ा हुआ हमेशा से महसूस करते थे। ठीक है, साथ ही नेहरू जी ने यहाँ पे नदियों के प्रति अपने आकर्षण का भी बहुत कुछ चर्चा की है। इस पर वे यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में बताते हैं, किस तरह सिंधु घाटी या सिंधु नदी जो थी उसको इंग्लिश में इंडस, जैसे हम कहते हैं इंडस वैली, सिंधु नदी से ही हमारे भारत का नाम आया यानी कि हिंदुस्तान का नाम आया, और अंग्रेजी वर्ड इंडस से इंडिया का नाम आया। साथ ही नेहरू जी ने यहाँ पे बहुत ही विस्तार रूप से हमारे सामने ब्रह्मपुत्र नदियों के इतिहास के बारे में, उसके अतीत के बारे में, उसकी दंत कथाओं के बारे में, गंगा नदी में स्नान करने के बारे में, यमुना नदी के महत्व को पूरी तरह से उजागर हमारे सामने किया है कि भारत के अतीत में इन नदियों का कितना अधिक योगदान था, उसके बारे में बताया है। ठीक है, आगे नेहरू जी हमारे सामने भारत की अतीत की कहानी को और बेहतर रूप में समझने के लिए कहते हैं कि हमें पत्थरों पे जो लिखी है हमारे भारत की अतीत की कहानी उसको समझना होगा। शिला लेखों पर यानी पत्थरों पे लिखे हुए जो लेख थे उनको समझना होगा, पुराने अवशेषों पर, अजंता हो, एलोरा हो, पुरानी मूर्तियां हो, विभिन्न चित्र हो या एलिफेंटा की गुफाएं ही क्यों ना हो, भगना अवशेष ही क्यों ना हो, इन सबको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के अतीत की कहानी इन पर उकेरी गई है, यानी कि इन पर लिखी हुई है। आपको बहुत कुछ भारत का अतीत इन पत्थरों से भी मालूम चल सकता है। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने हमें कहा कि अगर आप आगरा और दिल्ली में बनी इमारतों को भी देखेंगे तो आपको भारत के अतीत की एक कहानी जरूर दिख जाएगी। ठीक है, या मिल जाएगी। आगे नेहरू जी ने यहाँ पे महान स्नान पर्व कुंभ मेले का भी जिक्र किया है, जो कि इलाहाबाद हरिद्वार में होता है। ये कहते हैं कि ये जो पर्व है कुंभ मेला, जहाँ पे लोग जाते हैं साल में एक बार स्नान करने के लिए वहां पर, ताकि हमारे सारे पाप धुल जाए, ये अभी से नहीं शुरू हुआ, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। ये भी हमारे अतीत का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुका है। ठीक है, पुरखे यहाँ पे गंगा स्नान करते थे। साथ ही यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि चीनी यात्रियों ने भी इसका वर्णन अपने
लेखों में कई जगहों पर किया, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। साथ ही यहाँ पे भारत की यात्राओं से या अतीत का जो उन्हें ज्ञान मिला है नेहरू जी को, उसको यहाँ पे उन्होंने संक्षिप्त रूप में ये समझाने की कोशिश की है कि जब उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, हिमालय की, इलाहाबाद की, या शिलालेखों को पढ़ा, या फिर जहां कहीं भी वो गए, जहां कहीं से भी उन्हें, या कश्मीर गए, जहां कहीं भी वो गए जहां से उन्हें भारत के अतीत की एक छवि देखने को मिली, उन्होंने उस छवि ने इन्हें सच्चाई का बोध कराया, मतलब सच्चाई से रूबरू कराया। साथ ही वो कहते हैं कि उन्हें अतीत की घटनाओं पर एक तरह से विश्वास और बढ़ने लगा। ठीक है। साथ ही यहाँ पे उन्होंने पाषाण स्तंभ और शिलालेखों का भी उल्लेख किया, अभी भी हमने पढ़ा उसके बारे में। साथ ही यहाँ पे उन्होंने गौतम बुद्ध की जीवनी का भी वर्णन नेहरू जी ने इसमें किया है। अंत में इस चैप्टर के या इस पाठ के जो पहला भाग है, यानी भारत के अतीत की झांकी, उसको संक्षिप्त रूप में आप इस तरह से समझिए कि नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत का जो अतीत है वो बेहद लंबा अतीत है, ये करीब 5000 वर्ष पुराना अतीत है, और हमारे इस भारत ने कई विजय भी देखे हैं, तो वही कई पराजय भी हमने झेली हैं। ठीक है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा कोई छोटी परंपरा नहीं है, बहुत ही विशाल है। यहाँ पे विविधता में एकता की भी बात उन्होंने की है, और आगे भी हम इस बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इन सब बातों का जो हमारी जन संस्कृति है, भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर समझाया है। तो इसके इस तरह बच्चों हमारा जो पहला भाग है वो यहाँ पे खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब भारत की शक्ति और सीमा के संबंध में नेहरू जी ने क्या खोज की, क्या लिखा, उसको समझने का एक प्रयत्न करते हैं। भारत की शक्ति और सीमा। अब देखिए छात्रों, ये वाला भाग भी करीब बड़ा है, तो इसको भी हम एक संक्षिप्त रूप में समझते हैं। अब नेहरू जी कहते हैं कि आखिर भारत की शक्ति क्या थी और इसकी सीमाएं कैसी थी। ठीक है। आखिर भारत एक समय में इतना शक्तिशाली क्यों हो गया था, और हमारी भारत की शक्ति के कहाँ कहाँ से स्रोत हमको मिलते थे, मतलब कहाँ कहाँ से हमें इतनी सारी शक्ति मिलने लगी थी। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब अगर मैं एक संक्षिप्त रूप में समझाना चाहूँ नेहरू जी की ही बात को लेकर, तो नेहरू जी कहते हैं कि हमारी जो मानसिक सजगता थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब हम काफी मेंटली स्टेबल थे उस समय में भारतीय लोग, और नॉट ओनली मेंटली स्टेबल थे, हम लोग तकनीकी कौशल में भी काफी ज्यादा समृद्ध थे। यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे वो भी बेटर हुआ करती थी। साथ ही हमारी जो कला थी, हमारी जो भाषा थी, वो भी बहुत ज्यादा समृद्ध थी। यानी कि ओवरऑल कहने की बात है यहाँ पे कि एक समय में भारत शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा सजग हुआ करते थे, अलर्ट रहते थे अपने कार्य को लेकर, अपनी चीजों को लेकर। हम तकनीकी रूप में बहुत ज्यादा कुशल थे, कौशल था, हमारा स्किल बहुत अच्छा था। हमारी कला ले लीजिए या हमारा समृद्ध भाषा ले लीजिए, या कह लीजिए पूर्ण रूप से भारतीय एक समय में बहुत अधिक समृद्ध थे, यानी हमारे अतीत में। ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि भारत के नाश का कारण क्यों हुआ, नेहरू जी ने इस बारे में भी थोड़ा सा विचार किया है। वो क्या कहते हैं कि भारत के नाश का कारण क्या था, क्योंकि हम भारतीय धीरे धीरे, मतलब जब समय बीतता गया, हम लोग धीरे धीरे तकनीकी दौड़ में पिछड़ गए, और हमसे आगे कौन निकल गया, यूरोप के लोग हमसे आगे निकल गए। क्योंकि एक तो अंग्रेजों ने हम पे अपना शासन करना शुरू कर दिया, हमने तकनीकी दौड़ से हम कहते हैं ना, हम टोटली पूरी तरह से मुड़ गए, वहां से पीछे हो गए। और यहाँ पे अगर किसी का दबदबा तकनीकी दौड़ में हुआ तो होता है यूरोप के लोगों का। विज्ञान की चेतना की कमी हुई, हम लोगों ने साइंटिफिकली भी बहुत सी चीजों को समझने का प्रयत्न छोड़ दिया, यानी हम विज्ञान की तरफ भारतीय नेताओं का कोई ध्यान नहीं जा रहा था। इस कारण भी हम काफी ज्यादा यूरोप के मुकाबले पीछे होते गए। पश्चिमी यूरोपीय देश विकास की ओर आगे बढ़ते गए। जहां हम पीछे हो रहे हैं तो वहीं वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोपीय कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, वो हमसे कई कदम आगे बढ़ने लगे। और नॉट ओनली इंडिया, मैं कहूंगी उस वक्त एशिया के बहुत सारे देश यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले पिछड़ गए थे। ये वही भारत है जो एक समय पर बहुत अधिक शक्तिशाली था, तकनीकी कौशल था, लेकिन समय बीतता गया और हम इसमें पिछड़ गए। साथ ही नेहरू जी ने इसमें और एक बिंदु बताया है कि आखिर भारत के पतन के
दूसरे कारण क्या थे? तो वो कहते हैं कि भारत के पतन के दूसरे कारण उनके अनुसार क्या है कि उद्यम में कमी, यानी बहुत जो जो भारतीय लोग थे उनकी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि वो हार्ड वर्क यानी उद्यम का अर्थ क्या होता है छात्रों? हार्ड वर्क करना नहीं चाह रहे थे। ऑब्वियसली अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो यू कैन नॉट सक्सीड। अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण का क्या अर्थ होता है कि मतलब जस्ट हमने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया, मतलब जो सामने वाला कर रहा है हम भी वही करेंगे, हमने वैसी मेंटालिटी को अपना लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पीछे रह जाएंगे। हमारे यहाँ कलात्मक गिरावट होने लगी। जहां एक समय में भारत समृद्ध कला में कौशल उसे हासिल था, आज वही भारत के कलात्मक दृष्टिकोण भी गिरता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ हमारा समाज जो था वो पूरी तरह से संकीर्ण रूढ़िवादिता में लिपट गया, यानी कि हमारे लोगों की जो थॉट प्रोसेस थे सोसाइटी की, वो भी बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से भरी हुई थी। साथ ही जटिल साहित्य शैली अपनाना। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे जो लिटरेचर फील्ड के लोग हैं, साहित्य जगत के जो लोग हैं, उन पे भी नेहरू जी ने एक बिंदु उठाया है। वो कहते हैं कि हमारे राइटर्स ने क्या किया, हमारे साहित्य कला के लोगों ने क्या किया कि जो स्टाइल अपनाते थे लिखने का वो भी बहुत ही ज्यादा कॉपी करने लगे दूसरों को देखकर, और साथ ही साथ जो लिखते भी थे वो बहुत ही ज्यादा कठिन हुआ करता था। साथ ही यहाँ पे उन्होंने अंधी मूर्ति पूजा, मतलब लोगों ने तकनीकी कौशल छोड़कर मूर्ति पूजा भगवान में पूरी तरह से अपने आप को लुप्त कर लिया कि चलो भैया हम तो सिर्फ मूर्ति पूजा करेंगे। अंधविश्वास का यहाँ पे प्रकोप अधिक देखने को मिला। तो यहाँ पे छात्रों आपका तलाश का जो दूसरा बिंदु है, यानी कि हमने आज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भारत की शक्ति और सीमा कैसी थी, उसको हमने यहाँ पे पूरा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं भारत की तलाश को। ठीक है, आखिर नेहरू जी ने इसमें क्या हमें संदेश दिया है, क्या समझाने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। ये भाग भी देखिए, भारत की तलाश, ये भी काफी बड़ा है। इसको भी मैंने संक्षिप्त रूप में यहाँ पे समझाने का एक प्रयत्न किया है। देखिए अब नेहरू जी यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। वो कहते हैं कि मैंने पुस्तकों के बारे में पढ़ा, मैंने प्राचीन स्मारकों को भ्रमण किया, उनको समझा, मैंने बहुत सारी सांस्कृतिक चीजों को भी समझा। एक हद तक नेहरू जी कहते हैं कि मुझे भारत को समझना कैसे है ये तो मालूम चल चुका है, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक तरह से पूरी संतोष नहीं है, और ना ही मुझे वो पूरी तरह से इसका उत्तर ही मिला है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि नेहरू जी पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्राचीन स्मारकों को घूमते हैं, यानी इमारतों, मंदिरों, महलों में जाते हैं, उनको समझने का, हमारी हिस्ट्री, अतीत को समझने का प्रयास करते हैं, हमारी संस्कृति जो 5000 पूर्व बहुत पुरानी संस्कृति है उसको भी समझते हैं, हमारी कलाओं को खोजते हैं, भारतीय कला को समझते हैं जो एक समय में बहुत ज्यादा समृद्ध थी। इस सब चीजों को समझ रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, और उन्हें काफी कुछ तलाश उनकी काफी हद तक पूरी होती भी दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू जी पूरी तरह से अभी भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि अब इसके साथ साथ वो भारत की जो वर्तमान स्थिति है, यानी भारत के जो लोग हैं उनकी सोच क्या है, वो क्या क्या सह रहे हैं अपने जीवन में, उनकी सोच भारत के प्रति कैसी है, भारत की भूमि के प्रति कैसी है, उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, तो भारत की जब हम वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो भारत में क्या है, सबसे ज्यादा भयंकर गरीबी है, यानी गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। उनके मन में क्या विचार है। ठीक है, आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन भी उतना ही है, और एक ऐसा वर्ग भी आता है जो कि गरीब और आधुनिकता का मिश्रण लिए हुए है। तो इनसे, इस भारत की इस वर्तमान स्थिति से कौन से वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है, उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है। देखिए वो कहते हैं कि मध्य वर्ग है, यानी मिडिल क्लास। ये एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को बंदी समझता है, बंदी यानी कि अपने आप को जकड़ा हुआ समझता है, सीमाओं में, एक लिमिट्स में, उसे मालूम है कि वो इस सीमा से अधिक कुछ नहीं कर सकता है। और यही एक वर्ग है जो अपने पूर्वजों से मिली संस्कृति को आज भी ढो रहा है, ये अपने साथ लेकर भविष्य में चल रहा है। ठीक है, साथ ही नेहरू जी यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है उनको कि यही मध्य वर्ग है जो तरक्की और विकास भी करना चाहता है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, लेकिन वो ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपने जो डे टू डे लाइफ की जो जरूरतें हैं उनको ही पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मध्य वर्ग की और मध्य वर्ग
इन सब चीजों को कर नहीं पाने के लिए मजबूर क्यों है, क्यों वो नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी है, ठीक है। वो विद्रोह की भावना का है उनमें, लेकिन वो डर के मारे उसका विद्रोह भी नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। वो अंग्रेजों को हटाना चाहते हैं, लेकिन जो उनका मनोबल है, यानी जो उनकी दृढ़ता है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो जो वर्तमान स्थिति में जो मध्य वर्ग था, यही एक मध्य वर्ग है जो पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है। यही वो वर्ग है जो हमारे संस्कृति को आगे लेके जाना चाहता है आने वाली पीढ़ी के लिए। यही वो वर्ग है जो तरक्की और विकास भी करना चाहता है। यही वो वर्ग है जो विद्रोह की भावना भी रखता है, परंतु इसका जो मनोबल है वो बहुत ही अधिक कमजोर है, ठीक है। तो इसकी भी तलाश यहाँ पे नेहरू जी ने की है। अब वो दूसरे वर्ग की बात करते हैं, ग्रामीण जनता का विद्रोह। ये वर्ग कौन सा है? जो उपेक्षित लोग हैं, जिनके बारे में समाज ज्यादा सोचता विचारता नहीं है, कोई इन पर ध्यान देता नहीं है। ये वर्ग भी है जो अंग्रेजों से विद्रोह, अंग्रेजों का विद्रोह करना चाहता है, अत्याचार से मुक्ति पाना चाहता है। 200 वर्षों की गुलामी ये झेल चुके हैं, ठीक है। भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का अनुकरण, ये वर्ग भी है जो हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे जो परंपराएं हैं, हमारा जो कल्चर है, उसको ये अनुकरण करता है, उसको मानता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नेहरू जी ने यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमें बताया कि भारत की तलाश के दौरान मैंने बहुत चीजों को देखा समझा, लेकिन जवाब मिला पर संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए अब वो यहाँ के लोगों के मन के विचारों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अब इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है छात्रों। अब है भारत माता का भाग। अब इस भाग को भी हम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ये 2 पन्नों में है। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि नेहरू जी भारत माता के बारे में किन से चर्चा करते थे, क्या चर्चा करते थे, और अपने विचार उन्होंने यहाँ पे किस तरह से बताया है, किस तरह से उनको लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। नेहरू जी यहाँ पे कहते हैं कि जब भी मैं सभाओं में जाता तो उन श्रोताओं से वो क्या चर्चा करते थे? हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करते थे या फिर भारत के बारे में चर्चा करते थे। और हम सब जानते हैं जो भारत नाम है वो किस सम्राट के नाम से आया? भरत के नाम से हमें ये भारत देश का नाम पड़ा है, ठीक है। साथ ही नेहरू जी ने ये भी बताया कि जब वो शहरों में जाकर भाषण देना चाहते थे तो वहां के जो श्रोता थे वो काफी आधुनिकता के पुजारी थे, मतलब कि वो काफी मॉडर्न विचारों वाले थे, और वो लोग नेहरू जी से एक दमदार भाषण की उम्मीद करते थे। वहीं नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं किसानों के पास जाकर भाषण देता या मैं ग्राम सभाओं में चला जाता था तो वहां के जो श्रोता थे उनसे मैं देश के बारे में पूछता था, उन्हें मैं अपने देश के बारे में बताता था। मैं उनसे ये कहता था कि हम भिन्न होते हुए भी एक हैं, ठीक है। वो साथ ही किसानों से उनकी तकलीफों के बारे में डेफिनेटली चर्चा करते थे। वे स्वराज हमें कैसे मिलेगा, यानी हमें आजादी कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में भी वो चर्चा करते थे। हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी और हमें कितना अधिक संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ेगा, इन सारी बातों पे वे गांव के लोगों से या कह लीजिए किसानों से चर्चा करते थे। साथ ही वे किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते। वे कहते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं वही समस्या अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां के किसानों की भी समस्या जस की तस है, मतलब किसान की समस्या हर जगह एक होती है, कोई अलग उसमें नहीं हो सकती है। और उनको नेहरू जी इन समस्याओं के बारे में कैसे बताते थे? क्योंकि उन्होंने कन्याकुमारी हो या केप कोमरिन की यात्रा हो, उसके बारे में उन्होंने यात्राएं की थी। तो उन यात्राओं में जो उन्होंने वहां के किसानों से जानकारी हासिल की थी वही वो यहाँ के किसानों को भी आकर समझाते थे, उनसे उनसे चर्चा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आपकी जो समस्या है, यानी कि गरीबी, कर्ज, स्वार्थी जमींदार हैं, कई महाजन हैं, भारी लगान, कर और ऊपर से पुलिस का अत्याचार, तो ऐसी समस्या अगर उत्तर पूर्व में है तो दक्षिण में भी ऐसी ही समस्या है, वहां के किसानों को भी है, ठीक है। साथ ही नेहरू जी कहते हैं कि उनको ऐसा एहसास होता था कि मैं जब किसानों से बात करता हूं तो उनको मैं वही चीजें बहुत आसानी से समझा सकता हूँ, क्योंकि इन किसानों को हमारे महाकाव्यों की जानकारी है।
इन किसानों को दंत कथाओं की जानकारी है, इन किसानों को पुराण ग्रंथों की जानकारी है। ठीक है, इनमें से ऐसे बहुत से किसान थे जो धार्मिक स्थलों की यात्रा तक करके आ चुके थे। तो नेहरू जी कहते हैं कि शहरों के मुकाबले किसानों को अपना व्यू पॉइंट समझाना उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अधिक आसान लगता था। ठीक है, अब जो अगला यहाँ पे बिंदु जिस पे वो हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो है शब्द भारत माता। तो नेहरू जी जब ग्राम सभाओं में जाते तो वहां के लोगों से पूछते कि मैं जैसे ही आता हूं आप सभी लोग मेरे स्वागत में भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, आखिर इस नारे का आशय क्या है? आशय मतलब कि इस नारे से आप क्या समझते हैं? उनके इस प्रश्न को सुनकर, नेहरू जी के इस प्रश्न को सुनकर वहां सभा में जितने भी युवा वर्ग या बूढ़े लोग थे या ग्रामीण औरतें थीं, सभी लोग बहुत ज्यादा चकित हो जाते कि अरे नेहरू जी ये क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नेहरू जी कहते बताओ, जवाब दो मुझे, आखिर आप लोग क्यों भारत माता की जय कह रहे हैं? किस किस भारत माता की आप बात कर रहे हैं? आखिर इसका आशय क्या है? तो उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम अपनी धरती की बात कर रहे हैं, भारत की प्यारी मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो नेहरू जी का फिर दूसरा सवाल आ जाता है इसी पर, कौन सी मिट्टी? गांव की मिट्टी, जिले की मिट्टी, राज्य की मिट्टी या पूरे भारतवर्ष की मिट्टी? तो कहता है कि नहीं भाई, सिर्फ हमारे गांव की नहीं, हम पूरे भारतवर्ष की मिट्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ के पहाड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ नदियों की बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं, खेत की बात कर रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद नेहरू जी बोलते हैं कि आपने सब चीजों का तो नाम ले लिया, पर आपने सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वह है जनता, यानी आप, जनता जनार्दन, यानी आपने अपनी ही बात यहाँ पर नहीं की है। जनता भारत माता का ही तो हिस्सा है, आप लोग से ही तो भारत माता है। ठीक है, आपसे वो अलग तो नहीं है, मात्र मिट्टी पहाड़ जंगल खेत इनसे भारत माता थोड़ी ना है, भारत माता तो जनता से है। यह सब यानी कि वो कहते हैं कि आप अगर जय जयकार कर रहे हैं भारत माता की, यानी आप अपनी जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब भारत की जनता की जय जयकार होनी यहाँ पर अति आवश्यक है। नेहरू जी का ये यहाँ पर मानना था। जब लोगों ने सुना कि हम अपनी जयकार कर रहे हैं या भारत की जनता की जयकार होनी चाहिए, जनता जनार्दन की जयकार हो रही है, ये सब सुनकर लोगों की आंखों की चमक बढ़ने लगती। इस तरह हम देखते हैं नेहरू जी लोगों को भारत माता के बारे में बताते रहते और लोग उनकी इन बातों को सुन के बहुत ज्यादा चकित, आश्चर्यचकित हो जाते थे और खुश हो जाते थे। मैं तो कहूंगी संतुष्ट हो जाते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। भारत की विविधता और एकता, ये अगला भाग है इस पाठ का। ये भी छात्रों काफी बड़ा भाग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये करीब 4 पन्नों में आता है, पर इसको भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयत्न करती हूँ। भारत की विविधता और एकता, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम भारतवासी भले ही कितना अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे से दिखने में हम बहुत ज्यादा अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एकता पूरी तरह से समाई हुई है। ये बहुत ही अद्भुत सी बात है, ठीक है, जिसके बारे में नेहरू जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। नेहरू जी ने इसी बात को गहराई में समझाने के लिए हमारे सामने पठान और तमिलवासी लोगों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इस पठानी लोग जो होते हैं या तमिलवासी जो लोग होते हैं, उनमें बहुत सारी असमानताएं होती हैं। उनमें शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, मानसिक आदतें अलग होती हैं, विशेषताएं भी बहुत सारी अलग अलग होती हैं। उनके चेहरे, उनके शरीर के गठन, उनके खान पान, उनका पहनावा, उनकी भाषा, ऑल टुगेदर कह लीजिए कि उनकी जो नस्ल ही है वो पूरी तरह से भिन्न है। लेकिन अगर कोई एक चीज हमें आपस में जोड़कर रखी है तो वह है भारतीय होने का एहसास। ठीक है, ये हमारी एकता को दर्शाती है। साथ ही यहाँ पे नेहरू जी ने कश्मीर की बात फिर से हमारे सामने लाए। वे कहते हैं कि भले कश्मीर कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस पे उसके आसपास के जो देशों से भी देशों से भी काफी हद तक प्रभावित रहा। ठीक है, उसके रीति रिवाज जो हैं वो हिमालय के पार के देशों से कई ज्यादा मिलते जुलते हुए नजर उन्हें आए। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इन चीजों को गौर से समझा। ठीक है, वे कहते हैं वहां के लोगों की जो नृत्य शैली में उन्हें समानता दिखी, खान पान में समानता दिखी, पहनावे में भी समानता उनको दिखी। अब कश्मीर के बाद यहाँ पे नेहरू जी ने बात करते हैं अफगानिस्तान की। सीमा पार अफगानिस्तान में जो तुर्क और दूसरी जातियों के लोग थे उनके बारे में वे बताते हैं। वे कहते हैं कि वैदिक काल में
वहां के लोग पहले हिंदू धर्म को मानते थे, वो हिंदू थे। समय के साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया और कुछ समय ऐसा आया कि अब उन्होंने अपने आप को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे अब नेहरू जी हमारे सामने तक्षशिला की बात करते हैं। तक्षशिला आप सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था एक जमाने में, पहला इनफैक्ट कह दीजिए वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी हम जिसे कहते हैं, जो कि भारत में ही थी। ठीक है, और यहाँ पे संपूर्ण एशिया से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। अब साथ ही यहाँ पे नेहरू जी ने एक बहुत ही सरल सी बात कही है, बट बहुत इम्पैक्ट करती है बात, कि भारत अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। क्यों ये छोटी सी दुनिया अपने आप में? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अलग रंग रूप वेशभूषा खान पान पहनावा टाइप के लोग मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि बंगाली, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, आंध्र प्रदेश के लोग, उड़िया, मलयाली, पंजाबी, ये सभी अलग अलग तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न रंग रूप के लोग हैं। लेकिन इन सब के अंदर अगर एक चीज कॉमन है तो वो है कि हम सब अपने आप को भारतीय मानते हैं, यानी कि अलग पहचान होने के बावजूद भी हम एक हैं। ओके, आगे यहाँ पे नेहरू जी ने इन्हीं समानताओं को और गहरे रूप में समझाया है। वो कहते हैं कि हम क्यों समान हैं, इसके बारे में भी उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि हमारी जो परंपराएं हैं और जो हमारे अभिलेख हैं वो आपको पढ़ने को अभी कई स्तूपों पे, कई शिलालेखों पे पढ़ने को मिल सकती हैं। ये भी हमारे अतीत की एक झांकी की तरह ही हैं। उन्होंने कहा है कि हम सबकी जो विरासत है, राष्ट्रीय विरासत है, वो एक है, इसलिए हम अलग होने के बावजूद भी एक जैसे ही हैं। साथ ही नेहरू जी ये भी कहते हैं कि हमारी नैतिक और मानसिक विशेषताएं समान हैं। भले हम रंग रूप में अलग हैं, भाषा में अलग हैं, लेकिन जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं वो सब एक ही हैं। हम सब एक ही राष्ट्र की विरासत हैं। ठीक है, आगे नेहरू जी बताते हैं कि हम लोगों पर विदेशी लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, विदेशी प्रभाव पड़ा, लेकिन हमने उनकी संस्कृति को पूरी तरह से नहीं अपनाया। हाँ, हम उनकी संस्कृति से प्रभावित हुए, नो डाउट, हम उनकी संस्कृति को हमने कहीं ना कहीं अपनाया। लेकिन यहाँ पे नेहरू जी हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित होने के साथ साथ हम भारतीयों ने अपनी संस्कृति में उन लोगों को शामिल कर लिया। ठीक है, तो वो हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए, उनके अंदर भी हमने एकता का गुण डाल दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विविधता होने के बावजूद भी एकता किस तरह से बनी रही हम भारतीयों में, उसके बारे में नेहरू जी ने यहाँ पे बताया है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे नेहरू जी गैर भारतीय लोगों के बारे में बताते हैं कि जो गैर भारतीय लोग थे वो अपने देश के जिस हिस्से में भी गए वहां से उनका जुड़ाव हो गया। मतलब जो गैर भारतीय, जो भारत से बाहर के लोग आए, वो जहां जाके हमारे देश में रहना शुरू किया, वहां से उनका एक तरह से अटैचमेंट शुरू हो गया। यहाँ पे उन्होंने यहूदी, पारसी और मुसलमानों की बात की है कि गैर भारतीय लोगों का यहाँ पर आकर बसना शुरू हो गया। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए आगे वो कहते हैं कि राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का विकास हुआ, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यानी इन सब में हिंदुस्तान की भावना या हिंदुस्तानी होने की भावना सबके मन में थी। आगे वो कहते हैं नेहरू जी की मातृभूमि की अपनी अपनी तस्वीर होती है। मतलब इतना कुछ उन्होंने अपने जीवन में देखा, इतने जगहों पर वो गए, इतने शिलालेखों को उन्होंने समझा, भले वो तक्षशिला को समझना हो या फिर कश्मीर की घाटी में जाना हो या सिंधु घाटी सभ्यता को समझना हो, जो उनके कह लीजिए कि हृदय पटल पे, यानी उनके मन में जो एक भारत को लेके तस्वीर है, उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है। साथ ही नेहरू जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने नजरिए से भारत की सुंदरता को देखता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि उनके अनुसार भारत की तस्वीर कैसी है, खुले मैदान वाली या फैले मैदान वाली, छोटे छोटे गांव हैं हमारे, इसमें विशाल नदियां हैं, मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना नदी की बात की उन्होंने, बहता जल है, कस्बे और शहरों की बात की,
दक्षिणी क्षेत्र, इन सब जगहों पे जब वो घूमे, उन्होंने जहां वहां जाके जब तलाश की, इन सब की बात की, वर्षा ऋतु का वर्णन किया, हरियाली की बात की। जब वो हिमालय का वर्णन करते हैं, वहां पे बर्फ से ढके हिमालय को देखते हैं, बहते झरने को देखते हैं। और वसंत ऋतु में कश्मीर कितना खूबसूरत दिखता है और कितना खूबसूरत दिखता है उसकी बात की। यहाँ पे उन्होंने खैबर पास की भी बात की है कि जब वो वहां पर गए थे तो वहां पे उनका कैसा अनुभव हुआ था। तो इन सब चीजों को लेके यहाँ पे नेहरू जी कहते हैं कि मेरी मातृभूमि के लिए तस्वीर इस तरह से उभर कर सामने आती है। तो अब भारत की विविधता और एकता को समझने के बाद इस पाठ का जो अगला भाग है वह है जन संस्कृति। चलिए उसको भी पढ़ते हैं अब। जन संस्कृति। जन शब्द का अर्थ होता है जनता या फिर लोग, तथा संस्कृति शब्द का अर्थ होता है कल्चर। अब चलिए ये जानते हैं कि पंडित नेहरू हमें किस जन संस्कृति के बारे में बताना चाह रहे हैं। ओके, इस भाग को भी मैंने संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का एक प्रयास करूंगी। तो चलिए समझते हैं इसको। इस जन संस्कृति भाग में सर्वप्रथम नेहरू जी हमें वर्तमान समय में भारतीय जनता की, ठीक है, क्या स्थिति थी उसके बारे में वह बताते हैं। यहाँ पे नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय लोगों का जो जीवन था वो कहीं ना कहीं इतिहास से या फिर कह लीजिए हमारे अतीत से बंधा हुआ था। हर व्यक्ति अपने अतीत को लेकर चिंतित था, उसके बारे में सोच रहा था। ठीक है, जहाँ लोग अपने अतीत से बंधे हुए थे, उससे हट नहीं रहे थे दूर, तो वहीं उन्हीं लोगों की जो आंखें थी वो भविष्य पर टिकी हुई थी, मतलब वो भविष्य को भी लेकर सतर्क थे। साथ ही नेहरू जी हमें यहाँ पे बताते हैं कि संस्कृति का गहरा असर भी लोगों पे देखा जा रहा था। ठीक है, तो और जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, इसका गहरा असर नेहरू जी कहते हैं सिर्फ शिक्षित वर्ग पर ही नहीं बल्कि अशिक्षित वर्ग पर भी इसका असर भरपूर मात्रा में देखने को मिल रहा था। ठीक है, आगे नेहरू जी ने इस भाग में हमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के बारे में भी बताया है। वो कहते हैं कि रामायण और महाभारत का प्रभाव उस वक्त की भारतीय जनता पर बहुत अधिक पड़ा था। खास तौर पे यहाँ पर नेहरू जी किसानों की भी बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि रामायण महाभारत लोगों में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, इनकी कथाएं लोगों को बहुत अधिक प्रभावित कर रही थी। हर भारतीय के मन में इस महाभारत और रामायण से जुड़ी घटनाओं के बारे में कथाएं थी। लोग उनके नैतिक अर्थ को समझ रहे थे, उससे अधिक से अधिक प्रभावित भी हो रहे थे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नेहरू जी बातचीत के दौरान यहाँ पे जब किसानों से बातचीत कर रहे थे तो वो ये महसूस करते हैं कि किसान अपने इस बातचीत के दौरान नैतिक उपदेश दे रहे हैं जो रामायण और महाभारत में पढ़ने को मिलती हैं। और उन्हें बड़ा ही अचंभव होता है कि नैतिक उपदेश और वो सैकड़ों जो यहाँ पे पदों की बात होती है, ये सारी बातें वो व्यक्ति कर रहा है जो कि पूरी तरह से अशिक्षित है। ठीक है, तो साथ ही नेहरू जी ने ये भी बताया कि नैतिक उपदेश देने के साथ साथ ये लोग इन उपदेशों का पालन भी कर रहे थे और ये लोग उस चीजों से काफी हद तक सीख भी ले रहे थे। तो यहाँ पे नेहरू जी ने हमारे सामने महाकाव्य रामायण और परंपरा और महाभारत जैसी परंपराओं का लोगों पर क्या असर पड़ रहा था उसके बारे में बताया है। आगे नेहरू जी हमारे सामने किसानों के जीवन के बारे में बताते हैं। वो मुख्य तौर पे किसानों के जीवन में थोड़ी सी बातचीत इस भाग में भी उन्होंने की है। वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान थे वे अनपढ़ थे, वो पुरानी कथाओं के बारे में ज्यादा बहुत कुछ जानते थे। महाकाव्य के नायक और नायिकाओं से वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होते थे, मतलब अपने जीवन में जैसे राम और लक्ष्मण, भरत, सीता, इन सब जैसे नायक और नायिकाओं से प्रभावित हुए दिखते हैं। आगे जो अगला विषय जो इसमें इन्होंने चुना है वो है कि नेहरू जी कहते हैं जब मैं ग्राम सभाओं में जाता था, मैं वहां के जो पुरुषों को देखता था, वहां की महिलाओं को देखता था, तो क्या सोचते थे, उनके मन पे क्या भावनाएं आती थी, उसके बारे में नेहरू जी ने बताया है। वे कहते हैं कि जो गांव के पुरुष थे वो बहुत ही बलिष्ठ थे शरीर से, देह से। ठीक है, क्योंकि वो दिन भर बहुत ज्यादा काम करते थे खेतों में, तो उनका शरीर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था।
तो वहीं जो औरतें थीं उनके चेहरे पे नेहरू जी को एक लावण्य देखने को मिलता है, नम्रता देखने को मिलती है, यानी उनका चेहरा जो बहुत ही नर्म था, एक तेज थी इन औरतों के चेहरों पे। ठीक है, लेकिन नेहरू जी ने एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की है कि भले वो पुरुष हो या महिला, उनका शरीर, उनकी उनकी सूरत कैसे भी हो, लेकिन हर किसी के चेहरे पर उन्हें एक चीज, एक भाव देखने को जरूर मिलता है, वह है दुख का भाव, अवसाद का भाव, या फिर आप कह लीजिए कष्ट का भाव देखने को मिलता है। तो नेहरू जी इन लोगों के जीवन को, इन तरह के किसानों के जीवन को एक अच्छा अवसर देना चाहते थे, उनके इस हालात को बेहतर करना चाहते थे। नेहरू जी चाह रहे थे कि मैं इनके कष्टपूर्ण जीवन को समाप्त करके इन्हें एक अच्छा जीवन दूं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट झेले हैं। ठीक है, अब नेहरू जी ने साथ ही हमें ये भी बताया कि इन लोगों की बदतर स्थिति क्यों हो गई, आखिर इनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई थी। क्योंकि उस वक्त भारत गुलाम था, अंग्रेज शासन कर रहे थे और हम गुलामी में थे। तो जब गुलाम होता है इंसान, तो वो ऑब्वियसली, हमारे जो किसान थे वो गरीब थे, उनके अंदर असुरक्षा की भावना थी और भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने परिस्थितियों से समझौता करके जीवन किसी भी तरह जी रहे थे और इसी को उन्होंने सीख मान लिया था। ठीक है, इतना कठिन समय होने के बावजूद भी इन लोगों में एक दूसरे के प्रति क्रोध नहीं था। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे नेहरू जी ने कही है कि जो हमारे गांव के लोग थे, किसान थे, उन गरीबी में थे, भ्रष्टाचार में थे, गुलामी में थे, अवसाद में थे, दुख में थे, लेकिन फिर भी इन लोगों में क्या सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है उन्हें, कि वे एक दूसरे के प्रति नम्रता का भाव रखते थे, यानी कि भलाई की भावना रखते थे। तो ये हुई बच्चों उस समय के भारत की वास्तविक स्थिति के बारे में नेहरू जी ने हमें बताया, जब भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों के शासन चल रहा था। अंत में इस भाग में नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय लोगों ने आचार विचार और व्यवहार व्यवहार हमारे लिए एक सांस्कृतिक देन है। तो भारतीय लोगों के सोच विचार और उनका जो हमारा जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो एक तरह से हमारा कल्चर है, वो कभी भी चेंज नहीं हो पाया, भले ही हमने कितने ही कष्ट सहे हैं। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी हमारे इस नेचर को, हमारे इस व्यवहार को बदल नहीं पाया। ये हमारी जन संस्कृति की सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस भाग का भी मैं समाप्ति करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पूरा जो भाग 2 है, अध्याय 2 है तलाश, आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।